Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स एंड एरेज, पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरे, पॉइंटर टू ए पॉइंटर, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंटर्स को लर्न करने के इस अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट, और इसके साथ साथ में पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस अवेलेबल है जैसे कि एम एलोक, सी एलोक, री एलोक एंड फ्री, उनको कैसे यूज करते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की हेल्प से उनके वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट। तो जब भी किसी पॉइंटर वेरिएबल को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो इस पैरामीटर पासिंग के इस मेथड को हम पास बाय पॉइंटर या फिर कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो पास बाय पॉइंटर या फिर कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग का जो मेथड है, इसके अंदर फंक्शन को कॉल करते वक्त हम किसी वेरिएबल का एड्रेस एज ए फंक्शन आर्गुमेंट या फिर फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर की तरह से पास करते हैं। यानी कि फंक्शन कॉलिंग जो स्टेटमेंट होता है, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है और वह एड्रेस फिर जो भी पॉइंटर हमने फंक्शन डेफिनेशन या डिक्लेरेशन के टाइम पे स्पेसिफाई किया, उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वह एड्रेस स्टोर हो जाता है। क्योंकि फंक्शन जो भी फंक्शन जिसे हम फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स जो कि एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर के अंदर ये एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस स्टोर हो जाता है। और जो फंक्शन के अंदर फिर उन पे जो भी फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर्स पे हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, वह पूरा का पूरा जो चेंज या मॉडिफिकेशन एक्चुअल पैरामीटर्स पे भी रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि उस केस में जो आपका मॉडिफिकेशन जो भी परफॉर्म होता है वो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर होती है उसी वैल्यू पे होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उससे हम जो भी आपका वैल्यू एक्चुअल जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो पॉइंटर को जब भी हम फंक्शन एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसके लिए जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं वो आपका डिक्लेरेशन के टाइम पे जो यूज करते हैं दैट इज रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उसके बाद में जिस भी टाइप का आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप और जो पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल का नेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपरेटर, और जो भी यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो, और उसके जितने भी पैरामीटर हमें यहाँ पे मेंशन कर दें उनकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन बॉडी कि वह फंक्शन वर्क कैसे करेगा, क्या टास्क उस फंक्शन को परफॉर्म करना है, और उसके बाद में सिंटैक्स जो है कॉल फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या होगा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि फंक्शन कॉलिंग के वक्त हम जो भी एक्चुअल पैरामीटर होता है उसका एड्रेस एज ए एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में पास करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन नेम और जो भी आपका एक्चुअल पैरामीटर है उसका एड्रेस, यानी कि जितने पैरामीटर्स यहाँ पे फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है या फंक्शन की डेफिनेशन में मेंशन है उतने नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में हमें यहाँ पास करने होते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि जो पास बाय पॉइंटर मेथड वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने या फिर यूँ कहें कि उनकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करने के लिए एक स्वैप फंक्शन यहाँ पे बनाया है। और स्वैप फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो P1 एंड P2 जो कि आपके पॉइंटर टाइप के इंटीजर टाइप के पॉइंटर हैं, उनको एज ए फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे डेफिनेशन किया और डिक्लेरेशन के टाइम पे मेंशन किया है। और जब भी जो आपका मैन फंक्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो x और y जिनकी वैल्यू 10 और 20, उसके बाद में इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करवाया x और y की बिफोर स्वैपिंग, तो आपका x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, और उसके बाद में जो आपका फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में हम जो एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं, तो यहाँ पे x का एड्रेस और y का एड्रेस, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद में जो फंक्शन जो जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे या कॉल आपका ये इसके बाद में जो कॉल जो है या फिर प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो फंक्शन बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फंक्शन बॉडी के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम पे एक टेम्परेरी टाइप का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे जो भी हम एड्रेस x और y का पास कर रहे हैं, तो x का एड्रेस p1 के अंदर स्टोर होगा, और जो एक्चुअल पैरामीटर y है उसका एड्रेस जो फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर जो पॉइंटर p2 है उसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो आपका x और y का एड्रेस में यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में पास कर रहे हैं, और जो कि आपका p1 और p2 के अंदर स्टोर हो रहा है। और उसके बाद में एक टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से या थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम यहाँ पे स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। तो इनिशियली जो भी आपका टेम्परेरी वेरिएबल है उसके अंदर हम यहाँ पे एस्ट्रिक p1 यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर p1, इसका सीधा सा मतलब ये है कि p1 के अंदर x का एड्रेस है, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर p1 का मतलब जो भी x की जो वैल्यू है वो, तो x की वैल्यू टेम्प वेरिएबल को असाइन करेंगे, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर p1 यानी कि x की वैल्यू, और x के अंदर हम यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर p2 यानी कि y की वैल्यू को असाइन कर देंगे, और y की वैल्यू के अंदर फिर टेम्प की वैल्यू, जो कि टेम्प के अंदर x की वैल्यू थी, जो यहाँ पे y के अंदर अब x की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की इनिशियल वैल्यू जो 10 थी, हमें एड्रेस के एग्जांपल के लिए हम बात करें तो x का एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे 1006 है, और y का एड्रेस जो है 2006 है। तो p1 के अंदर x का एड्रेस जो कि 1006, और p2 के अंदर y का एड्रेस जो कि 2006, और जो इनिशियल जो वैल्यू है x और y की 10 और 20, और जो जैसे ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू चेंज होके 20 हो जाएगी और y की वैल्यू चेंज होके 10 हो जाएगी। तो उसके जो जैसे फंक्शन कॉल कंप्लीट होगा, जो प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये प्रिंट कर देगा वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग और x और y की वैल्यू। और आउटपुट में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग 20 और y की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग जो है वो 10। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जो आपको पास बाय पॉइंटर मेथड के थ्रू जब भी हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को एज ए फंक्शन पैरामीटर पास करते हैं, तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि कॉल बाय वैल्यू मेथड के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंटर्स को पास करने पॉइंटर को एज ए फंक्शन पैरामीटर पास करने का बहुत ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो उसके बाद बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सी लैंग्वेज में हम जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे को फिक्स साइज कंटिगस मेमोरी एलोकेशन होता है, क्योंकि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे उसको मेमोरी एलोकेट करता है। तो इसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। तो यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उस मेमोरी को हम रन टाइम पे या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। तो कभी कभार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन भी अगर हो सकती है कि हमें पहले से ये नहीं पता हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एरे के अंदर स्टोर करने हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें एरे के अंदर स्टोर करने हैं वो एरे की साइज से कम हो, तो जो मेमोरी स्पेस हमने एरे को एलोकेट किया है वो वेस्ट होगा। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें स्टोर करने हैं वो एरे की साइज से ज़्यादा हो, तो उस केस में हमें और ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों ही केस में तो मेमोरी आपकी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करते हैं। तो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे को रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि
जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो प्रोग्रामर को यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, एरे हो सकता है वो आपका, और भी कोई यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, उनको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन कर सकता है। तो सी लैंग्वेज जो है उसको जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ये फंक्शन जो सी लैंग्वेज की stdlib.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, और ये जो 4 फंक्शंस, जो कि पहला फंक्शन malloc, calloc, realloc एंड फ्री, ये जो 4 फंक्शन है, इन फंक्शंस की हेल्प से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि malloc, calloc, realloc और फ्री को यूज कैसे करेंगे। तो malloc जो फंक्शन है जिसे हम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, और एज ए सिंगल लार्ज ब्लॉक जो भी हम साइज मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग यह मेमोरी एलोकेशन करता है। और यह एक वॉइड टाइप के पॉइंटर को रिटर्न करता है, जो कि जिस भी ब्लॉक को मेमोरी एलोकेशन हुआ है उस ब्लॉक के फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है। और ये जो भी वैल्यूज होती है, जितने भी जो ब्लॉक में जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है उनको डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। तो बेसिकली अगर हम इंटीजर टाइप का हमें मेमोरी एलोकेट करना है इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए, और जो malloc फंक्शन हमें वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो हमें इस पॉइंटर को जिस भी डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए हम मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं उसके अंदर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स के अंदर हम देख सकते हैं जिस भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना है उस टाइप का हम पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और उस पॉइंटर के अंदर जो आपका जो malloc फंक्शन जो भी यहाँ पे वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर लेंगे उस डेटा टाइप के अंदर जिस भी टाइप का ये पॉइंटर है। और उसके बाद में malloc फंक्शन, और malloc फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि यहाँ बाइट साइज, यानी कि नंबर ऑफ बाइट्स, हमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी एलोकेट करना है, या फिर कितने साइज हमें कितने एलिमेंट्स के लिए हमें मेमोरी एलोकेशन करना है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 100 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो हमें सबसे पहले ये पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा इंटीजर टाइप का, और फिर जो भी पॉइंटर वॉइड पॉइंटर malloc रिटर्न करेगा उसको हम इंटीजर टाइप के पॉइंटर में टाइप कास्ट करेंगे। और इसके अंदर अगर हमें 100 इंटीजर एलिमेंट को मेमोरी एलोकेशन करना है तो 100 इंटू साइज ऑफ इंट, तो साइज ऑफ इंट यहाँ पे हमें एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कैलकुलेट करके देगा। और फिर 100 के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जो आपका जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो 100 इंटीजर एलिमेंट के स्पेस के इक्वल यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे malloc फंक्शन 100 इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उतना मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे कर देगा। तो अगर ये इतना मेमोरी एलोकेशन, इतना मेमोरी स्पेस अगर मेमोरी के अंदर फ्री नहीं है तो उस केस में malloc फंक्शन नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा। तो नल पॉइंटर को रिटर्न करने का मीनिंग ये है कि आपको जो मेमोरी एलोकेशन है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। अब दूसरी बात करते हैं calloc फंक्शन। तो calloc फंक्शन भी कुछ malloc फंक्शन की तरह ही है, इसको हम कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कंटीग्यूअस एलोकेशन कहते हैं, और यह भी आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो calloc फंक्शन है वो नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक जो भी हम साइज मेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करता है। सो malloc और calloc में यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो malloc फंक्शन है वो जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है एलिमेंट्स को उनको गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, जबकि calloc फंक्शन उनको कि डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, जैसे कि इंटीजर के लिए 0, फ्लोट के लिए 0.0, कैरेक्टर के लिए नल कैरेक्टर। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो उसके अंदर हम यहाँ पे
जो भी इंटीजर टाइप का जो जिस भी टाइप का पॉइंटर हम जिस भी टाइप के पॉइंटर को मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं उस टाइप का पॉइंटर, और उसके बाद में उसको हम टाइप कास्ट करेंगे जिस भी टाइप का आपका पॉइंटर है उसमें, और CLOC फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला जो है वो आपका नंबर ऑफ जो भी ब्लॉक साइज जिसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना है, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और उसके बाद में एलिमेंट साइज यानी कि एक एलिमेंट की साइज क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें 25 इंटीजर एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो यहाँ पे एक इंटीजर को एक ब्लॉक मानते हुए यहाँ पे हम उसको 25 यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि फ्लोट के लिए है तो फ्लोट टाइप का हम यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे फ्लोट टाइप का पॉइंटर में उसको टाइप कास्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट जो है ये फ्लोट की जगह इंटीजर बाय मिस्टेक राइट करेगा, यहाँ पे ये फ्लोट होना चाहिए। तो फ्लोट पॉइंटर फ्लोट टाइप का ये पॉइंटर होगा, और जो 25 हमें फ्लोट वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो 25 ब्लॉक्स को उसको मानेंगे, और 25 और जो एक फ्लोट की साइज कितनी है वो हम यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो आपका CLOC फंक्शन है उसके अंदर हम दो पैरामीटर यहाँ पास करके इस मेमोरी एलोकेशन को कर सकते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं रीएलोक एंड फ्री। तो रीएलोक बेसिकली स्टैंड्स फॉर री एलोकेशन, और री एलोकेशन जो रीएलोक फंक्शन है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने पहले जो भी मेमोरी एलोकेशन किया है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने जो पहले जितना मेमोरी एलोकेशन किया है वो मेमोरी एलोकेशन सफिशिएंट नहीं है या फिर हमने ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर दी है, तो हम उसको रीसाइज कर सकते हैं रीएलोक फंक्शन की हेल्प से। तो रीएलोक फंक्शन जो है रीएलोक फंक्शन के अंदर अगर हमने पहले हमने कम एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट किया था और हम ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए मेमोरी को री एलोकेट कर रहे हैं रीएलोक फंक्शन की हेल्प से, तो उस केस में रीएलोक फंक्शन प्रीवियस जो भी वैल्यू असाइंड है उनको एज इट इज रखेगा, और जितने भी जो नया मेमोरी एलोकेशन रीएलोक फंक्शन करेगा उन सबको गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। तो इसका जो सिंपल सा सिंटैक्स है कि जिस भी पॉइंटर के थ्रू हमने मेमोरी एलोकेशन किया था वो पॉइंटर वेरिएबल और रीएलोक फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। जिस भी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मेमोरी एलोकेशन किया जो भी एड्रेस स्टोर है जो मेमोरी एलोकेशन किया उसका वो पॉइंटर वेरिएबल, और जो आपका यहाँ पे न्यू साइज यानी कि अब हम मेमोरी एलोकेशन को मॉडिफाई करके कितने साइज के करना चाहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम सिंटैक्स जो अभी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे एम एलोक के थ्रू हमने पहले 50 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट किया, और अब हमें अगर इसको मॉडिफाई करके 100 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए करना है तो सिंपल सा में करना होगा रीएलोक फंक्शन, और रीएलोक फंक्शन के अंदर यहाँ पे पहला आर्गुमेंट ptr और 100 इंटू साइज ऑफ इंट यानी 100 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे अब हम कर सकते हैं। उसके बाद में फ्री, तो जो फ्री फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिकली मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यहाँ जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की है उस मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन को यूज करते हैं। उसमें सिंपली एक पैरामीटर हमें पास करना होता है, जिस भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसको हमें फ्री फंक्शन के अंदर पास करते ही उसका जो मेमोरी है वो डी एलोकेट हम कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें मेमोरी करना है उसकी साइज को हम एन के अंदर स्टोर करेंगे, और आई जो आपको लूप को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल। तो सबसे पहले हम यूजर से ये आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के भी मेमोरी एलोकेट करना है वो स्कैन करेंगे। उसके बाद में CLOC फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे जैसे कि हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। और अगर ये आपका ptr इज इक्वल टू नल है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो आपका सफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन वहाँ पे मेमोरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो आपका ptr के अंदर नल है तो ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि मेमोरी जो है वो सक्सेसफुली एलोकेट नहीं हुई। तो उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो है
अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो चुकी है और उसके बाद में जितने भी जो आपके मेमोरी एलोकेशन हुआ है उनमें उन वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होगी वो यहाँ पे एक एरे की फॉर्म में होगी और पॉइंटर वेरिएबल जो उसके थ्रू जो एरे है उस एरे के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को। तो बेसिकली यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके उनकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू i+1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स 0 उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी टाइप से सेकंड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 1 और वैल्यू 2 होगी। इस टाइप से हम जितने भी एलिमेंट्स हमने n एलिमेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 उन वैल्यूज को प्रिंट भी कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इस मेमोरी एलोकेशन को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे जो भी आपकी मॉडिफाई साइज है उसको हम यूजर से इनपुट कराएंगे और उसके बाद में री एलोक फंक्शन की हेल्प से हम उसको उस मेमोरी को फिर से री एलोकेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो भी आपका न्यू साइज, जो भी नई साइज हमने यूजर से इनपुट करवाई और उसको फिर री एलोक फंक्शन के अंदर जो आपका पीटीआर और दूसरा जो भी आपका एन न्यू साइज है और जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पे अब जो मेमोरी एलोकेशन करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद में सिंपली ये कर सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले 5 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट की थी और अब अगर हमें 5 की जगह 10 करना है तो नेक्स्ट हम क्या इसको यहाँ पे इंडेक्स 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स 5 का मीनिंग है जो आपका 6th एलिमेंट, और क्योंकि रीअलोक जो फंक्शन है वो प्रीवियस वैल्यूज को तो मेंटेन करेगा ही करेगा यहाँ पे, और उसके साथ में जितने भी जो आपका नया मेमोरी एलोकेशन हुआ है उसको हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट यहाँ पे जो उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इंडेक्स जो आपका प्रीवियस इंडेक्स जो आपका 0 से लेके 4 तक यानी 5 एलिमेंट्स थे, तो आपका जो नया एलिमेंट्स है उसका इंडेक्स 5 से स्टार्ट होगा और जो भी आपका n लेस देन n तक उस इंडेक्स को एक्सेस करके हम वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उस एलिमेंट्स को यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद में फ्री पॉइंटर की थ्रू हम उसको जो आप फ्री फंक्शन के थ्रू हम इस पॉइंटर का जो मेमोरी को डीएलोकेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में हम देख सकते हैं कि हमने पहले साइज 5 एंटर किया और उसके बाद में जो भी आपका मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो गई और उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद में जो आपने नया साइज जो है वो 10 एंटर किया, उसके बाद में मेमोरी को रीएलोकेट किया रीएलोक फंक्शन के थ्रू और उनको वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यूज 1 2 3 4 5 वो आपके एज इट इज है और उसके बाद में नई वैल्यूज 6 7 8 9 10 यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो आपका एमएलओक, सीएलओक, रीएलओक एंड जो फ्री फंक्शंस है उनके थ्रू हम पॉइंटर्स के साथ में यूज करके इजीली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल को एज ए फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं और कैसे पॉइंटर वेरिएबल और जो मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शंस अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर, उनके हेल्प से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।